दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाली इस विशाल मशीनरी में रोजाना एक ऐसा वाइल्ड कार्ड समय आता है जिसके नियम दुनिया के किसी भी संविधान या कानून की किताब में नहीं लिखे गए। बिल्कुल। एक ऐसा समय जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम तीखे सवाल दागे जाते हैं और मतलब जिससे बड़े बड़े मंत्री भी घबराते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस पूरी मशीनरी के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून बन ही नहीं सकता, वो उस इमारत के अंदर कभी बैठता ही नहीं जहां ये सारे कानून गढ़े जाते हैं। सही बात है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी और बेहद ताकतवर इंजन रूम के पुर्जों को खोलने वाले हैं। जी। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो यूपीएससी परीक्षा के कुछ बेहद विस्तृत अध्ययन नोट्स हैं। ये नोट्स भारतीय संविधान के भाग 5 और विशेष रूप से अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक की बारीकियों को सामने लाते हैं। और आज के इस चर्चा का मकसद सिर्फ धाराओं या अनुच्छेदों के नंबर याद करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता के गलियारों में बैठे लोग असल में कैसे काम करते हैं। इस इंजन रूम में कौन सी सुरक्षा प्रणालियां लगी हैं और ये पूरी मशीन धरातल पर कैसे ऑपरेट होती है। एकदम सही कहा। तो अगर हम इस इंजन रूम के सबसे बुनियादी ढांचे यानी अनुच्छेद 79 पर नजर डालें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। अब यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अगर मैं इस संसद को एक फैक्ट्री के रूप में देखूं तो लोकसभा और राज्यसभा वो असेंबली लाइन है जहां दिन रात काम चल रहा है, बहसें हो रही हैं, बिल ड्राफ्ट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति तो उस फैक्ट्री के फ्लोर पर कभी आते ही नहीं। वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। फिर भी मतलब उन्हें इस पूरी व्यवस्था का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? अमेरिका में तो राष्ट्रपति सीधे तौर पर विधायिका का हिस्सा नहीं होते। देखिए, ये विरोधाभास असल में हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत ही सोची समझे रणनीति का हिस्सा है। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं बल्कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपने सांचे में ढाला है। अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक बहुत ही सख्त दीवार है। अच्छा, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। जी, लेकिन भारतीय मशीनरी में शक्तियों का एक ऐसा स्ट्रक्चरल लॉक या कह लीजिए सुरक्षा वॉल्व लगाया गया है जो दोनों को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रपति भले ही संसद की रोजमर्रा की बहसों में हिस्सा न लें, लेकिन उनके बिना कोई भी नया पुर्जा इस मशीन में फिट नहीं हो सकता। मतलब जब तक लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए किसी भी बिल पर राष्ट्रपति की सहमति, जिसे एसेंट कहा जाता है, जी एसेंट, वो नहीं मिल जाती, तब तक वो महज एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रबर स्टैंप वाली भूमिका नहीं है, ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन का एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। राष्ट्रपति सदनों को बैठक के लिए बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं और अगर सरकार बहुमत खो दे तो वो लोकसभा रूपी इस असेंबली लाइन को पूरी तरह भंग भी कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने वाले कभी भी निरंकुश न हो जाएं। ये संतुलन तो राज्यसभा की बनावट में भी बहुत साफ दिखाई देता है। चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा असल में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सही कहा। लेकिन इन नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में जगह नहीं मिली है। केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का ही प्रतिनिधित्व है। बाकी प्रदेश इस ऊपरी सदन से बाहर क्यों हैं? इसका कारण सीधा सा है। राज्यसभा के सदस्यों को सीधे जनता नहीं चुनती। हाँ, वो तो विधायक चुनते हैं। बिल्कुल, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक उन्हें चुनते हैं। यह एक तरह का इनडायरेक्ट गियर सिस्टम है। अच्छा। अब जिन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा ही नहीं है, वहां वो गियर मौजूद ही नहीं है जो राज्यसभा तक शक्ति को पहुंचा सके। जैसे लक्षद्वीप या लद्दाख। एकदम सही। लक्षद्वीप या लद्दाख जैसे प्रदेशों का आकार और जनसंख्या इतनी कम है कि वहां अलग विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे राज्यसभा के इस गणित से बाहर रहते हैं। और ये गणित समय के साथ कैसे खुद को बदलता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण 104वां संविधान संशोधन है जो 2019 में आया। बहुत अहम संशोधन। दशकों से चली आ रही एक व्यवस्था थी जिसमें राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करते थे, लेकिन इस संशोधन ने उस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मुझे लगता है ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि ये इंजन रूम कोई जड़ ढांचा नहीं है, बल्कि समय के साथ अपने पुराने पुर्जों को बदलता रहता है। बिल्कुल। यह इसी प्रणाली की जीवंतता को दर्शाता है। जब संविधान बना था तब एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था जरूरी थी,
लेकिन 7 दशकों बाद जब जनसांख्यिकी की हकीकत पूरी तरह बदल गई तो संसद ने उस पुराने प्रावधान को हटाना ही उचित समझा। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि इस फैक्ट्री का ढांचा कैसा है और उसमें राज्य कैसे जुड़ते हैं, तो ये सवाल उठता है कि इस असेंबली लाइन पर काम करने वाले लोग कौन हैं जी, और उन्हें काम करने से कौन रोक सकता है। अयोग्यता के जो नियम हैं वे बहुत ही सख्त हैं। संविधान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता की बात करता है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है जो चुनावी भ्रष्टाचार या अपराधों के आधार पर अयोग्यता तय करता है। लेकिन ये लाभ का पद अक्सर एक उलझी हुई पहेली लगता है। आखिर कोई सांसद सरकार के लिए काम करके अयोग्य क्यों हो जाएगा? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि आप जिस कंपनी के ऑडिटर हैं उसी कंपनी से आप हर महीने वेतन भी लेने लगें तो क्या आप उस कंपनी की कमियां निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो हितों का टकराव हो जाएगा। एकदम सही। लाभ के पद का पूरा सिद्धांत इसी हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए है। अच्छा, एक सांसद का प्राथमिक काम है सरकार की नीतियों की जांच करना, उनसे सवाल पूछना। अगर वो सरकार के अधीन कोई ऐसा पद ले लेता है जहां से उसे आर्थिक लाभ या भत्ते मिल रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो फिर 2006 में संसद अयोग्यता निवारण संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया? उसमें तो करीब 55 ऐसे पदों को छूट दे दी गई जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्या ये इसी नियम को कमजोर करने की कोशिश नहीं थी? देखिए, ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। सरकार चलाने के लिए कई बार ऐसी समितियां या बोर्ड बनाने पड़ते हैं जहां जनप्रतिनिधियों के अनुभव की काफी आवश्यकता होती है, विशेषज्ञता के लिए। जी, 2006 के संशोधन ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि कौन से पद विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और आर्थिक लाभ वाले हैं और कौन से पद केवल सलाहकार या नीति निर्माण से जुड़े हैं जहां आर्थिक लाभ नाममात्र का है। समझ लिया। हालांकि ये बहस आज भी राजनीति विज्ञान में पूरी तरह से सुलझी नहीं है। स्वतंत्रता की बात हो ही रही है तो सांसदों के सिर पर लटकने वाली एक और बड़ी तलवार का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, दल बदल या डिफेक्शन। बहुत ही विवादास्पद विषय है ये। हाँ, 1992 के क्योटो हुलोहन फैसले का उल्लेख है नोट्स में प्रमुखता से है। ये व्यवस्था तो सीधे तौर पर सांसद की आज़ादी छीन लेती है। अगर सांसद को लगता है कि उसकी पार्टी का फैसला गलत है, फिर भी उसे पार्टी व्हिप के दबाव में वोट करना पड़ता है, वरना उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। बिल्कुल। ये भारतीय संसदीय प्रणाली का एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। एक तरफ हम सांसद से उम्मीद करते हैं कि वो अपने क्षेत्र की जनता के हित में स्वतंत्र रूप से वोट करें, हाँ। और दूसरी तरफ दलबदल कानून उसे अपनी पार्टी लाइन से बंधे रहने को मजबूर करता है। और दल बदल के मामले में सबसे बड़ी शक्ति तो पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर के पास होती है। जी, क्योटो हुलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पीकर जब अयोग्यता पर फैसला ले रहा होता है तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा होता है। अच्छा, मतलब एक जज की तरह। बिल्कुल, इसलिए उसका फैसला अंतिम नहीं है, वो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। अदालतें स्पीकर के फैसले को पलट सकती हैं। या स्पीकर का पद मुझे सच में सबसे ज्यादा विवादास्पद लगता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट और सच्चिदानंद सिन्हा से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। विट्ठल भाई पटेल का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रिटिश काल में ही स्पीकर के पद की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कार्यकारिणी से सीधी टक्कर ली थी। अरे वाह! जी, उन्होंने ये साबित किया था कि सदन के भीतर किसी वायसराय की नहीं बल्कि स्पीकर की सत्ता चलेगी। ये आज के स्पीकर के पद की नींव थी। लेकिन जब मैं ब्रिटिश स्पीकर और भारतीय स्पीकर की तुलना करता हूं तो मुझे भारतीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी खामी नजर आती है। ब्रिटेन में ये परंपरा है कि स्पीकर चुने जाने के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी से हमेशा के लिए इस्तीफा दे देता है। वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाता है। हाँ, लेकिन भारत में स्पीकर अपनी पार्टी का सदस्य बना रहता है, उससे केवल निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि क्रिकेट के मैदान में अंपायर अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहनकर खड़ा है और हम उससे कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष अंपायरिंग कीजिएगा। ये एक बहुत ही जायज आलोचना है और ये भारतीय लोकतंत्र के विकास का एक अधूरा चरण है। ब्रिटेन में एक बार स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर की बहुत मजबूत परंपरा है।
अच्छा। वहां की राजनीति इतनी परिपक्व है कि स्पीकर के खिलाफ अगले चुनाव में कोई प्रमुख पार्टी अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारती। इसलिए स्पीकर को अपना राजनीतिक भविष्य बचाने की चिंता नहीं होती। और भारत में स्थिति एकदम अलग है। बिल्कुल, यहाँ के स्पीकर को अगला चुनाव उसी पार्टी के टिकट पर लड़ना होता है जिस पार्टी का वो सदस्य है। इसलिए चाहकर भी वो पूरी तरह से खुद को पार्टी से अलग नहीं कर पाता। ये स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक बका या कह लें पॉलिटिकल सर्वाइवल का एक ऐसा द्वंद्व है जिससे भारतीय संसद आज तक जूझ रही है। और इसीलिए शायद स्पीकर के फैसलों पर, खासकर दल बदल के मामलों में, इतने विवाद होते हैं। खैर, जब नया चुनाव होता है और पुराना स्पीकर चला जाता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो व्यवस्था है, प्रोटेम स्पीकर, वो क्या है? जी, क्या सदन में मौजूद सबसे वरिष्ठ सांसद को हमेशा के लिए स्पीकर क्यों नहीं मान लिया जाता? क्योंकि स्पीकर केवल अनुभव का पद नहीं है, वो बहुमत का पद है। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो सदन के पास अपना कोई मुखिया नहीं होता। राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को केवल एक अस्थायी जिम्मेदारी देते हैं, प्रोटेम स्पीकर की। उनका एकमात्र काम है नए सांसदों को शपथ दिलाना और नए स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करवाना। मतलब ये सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है? एकदम। जैसे ही नया स्पीकर अपनी कुर्सी संभालता है, ये अस्थायी पद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये बस मशीन को स्टार्ट करने का एक इग्निशन स्विच है। इग्निशन स्विच, ये एकदम सटीक शब्द है। अब जब मशीन स्टार्ट हो गई है तो ये देखना दिलचस्प है कि ये किन नियमों पर चलती है। बिल्कुल। संसदीय प्रक्रिया की शब्दावली किसी जटिल डिक्शनरी की तरह है। स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगन जिसे साइन डाई कहते हैं, और सत्रावसान। बाहर से देखने पर ये सब एक जैसे लगते हैं कि काम रुक गया, लेकिन इनके बीच का जो तकनीकी फर्क है वो सदन की पूरी लय तय करता है। अगर हम अपनी उसी फैक्ट्री वाली तुलना पर वापस जाएं तो इसे समझना काफी आसान होगा। अच्छा, बताइए। मान लीजिए सदन की कार्यवाही चल रही है और बहुत हंगामा हो रहा है। पीठासीन अधिकारी कहता है कि सदन कल सुबह 11 बजे तक स्थगित किया जाता है। ये स्थगन या एडजॉर्नमेंट है। ये बस मशीन को कुछ घंटों या दिनों के लिए एक ब्रेक देना है जिसमें वापस आने का समय पूरी तरह तय होता है। और अनिश्चित काल के लिए स्थगन? अगर पीठासीन अधिकारी कार्यवाही को रोक दे और ये न बताए कि अगली बैठक कब होगी, उसे साइन डाई या अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। ये मशीन को पॉज तो करता है लेकिन रीस्टार्ट का समय तय नहीं होता। समझ गया। और सत्रावसान या प्रोरोगेशन? सत्रावसान का मतलब है कि फैक्ट्री का एक पूरा सीजन या सत्र ही खत्म हो गया। ये घोषणा पीठासीन अधिकारी नहीं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। ओह, राष्ट्रपति करते हैं। जी। इसके बाद सदन को दोबारा तभी बुलाया जाएगा जब राष्ट्रपति अगला सत्र बुलाएंगे। और अंत में आता है विघटन या डिसोल्यूशन, जो केवल लोकसभा का होता है। मतलब सरकार गिर गई या कार्यकाल खत्म हो गया? बिल्कुल। इसका मतलब है कि पुरानी मशीन का कार्यकाल खत्म, अब जनता के बीच जाकर नई मशीन यानी नई लोकसभा चुनकर लानी होगी। विघटन की इसी प्रक्रिया से जुड़ा एक और अजीब सा शब्द है, लेम डक सेशन। इसका क्या मतलब है? क्या सांसद सच में डाकिया बत्तख बन जाते हैं? ये एक राजनीतिक मुहावरा है। जब पुरानी लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है और नए चुनाव हो चुके होते हैं, तब उस पुरानी लोकसभा का जो एकदम आखिरी सत्र बैठता है उसे लेम डक सेशन कहते हैं। इसमें बैठे वो सांसद जो नए चुनावों में हार गए हैं या जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, वे लेम डक कहलाते हैं। अच्छा, क्योंकि अब उनके पास कोई पावर नहीं है। एकदम सही, क्योंकि अब उनके पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं बची है। वे बस औपचारिक रूप से वहां मौजूद हैं जब तक नई लोकसभा काम शुरू ना कर दे। बहुत दिलचस्प। अब बात करते हैं सदन के उस हिस्से की जहां असली गर्मी देखने को मिलती है, जवाबदेही के उपकरण। प्रश्नकाल का जिक्र तो अक्सर आता है, जिसमें मंत्री सवालों के जवाब देते हैं। तारांकित सवालों के जवाब सदन में खड़े होकर मौखिक रूप से देने होते हैं और अतारांकित सवालों के जवाब लिखित रूप में मेज पर रख दिए जाते हैं। जी। लेकिन मेरी दिलचस्पी शून्यकाल या 0 आवर में ज्यादा है। मैंने शुरुआत में इसे एक वाइल्ड कार्ड राउंड कहा था। ये नियम तो संसदीय नियमावली में कहीं लिखा ही नहीं है, फिर ये इतना हावी कैसे हो गया? देखिए, 0 आवर पूरी तरह से एक भारतीय नवाचार है जो 1962 के आसपास अपने आप विकसित हुआ। अरे वाह, मतलब ये अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रश्नकाल का एक सख्त नियम होता है। आपको सवाल पूछने के लिए कई दिन पहले नोटिस देना पड़ता है।
लेकिन मान लीजिए आज सुबह देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो क्या सांसद 15 दिन का इंतजार करेगा? नहीं, वो तो तुरंत सवाल पूछना चाहेगा। जी, तो प्रश्नकाल खत्म होने और दिन का मुख्य एजेंडा शुरू होने के बीच का जो समय होता है, ठीक 12 बजे के आसपास, उसे ही शून्यकाल कहा जाने लगा। इसमें सांसद बिना किसी अग्रिम नोटिस के अचानक सबसे ज्वलंत मुद्दे उठा सकते हैं। चूंकि मंत्रियों के पास जवाब तैयार करने का समय नहीं होता, इसलिए ये समय अक्सर सबसे ज्यादा शोर शराबे और सीधे टकराव वाला होता है। सीधे टकराव से मुझे उन प्रस्तावों की याद आती है जो सरकार को गिरा तक सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव? हाँ, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव, ये दोनों भी काफी उलझाने वाले लगते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तो समझ आता है कि अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो पूरी की पूरी कैबिनेट को यानी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये निंदा प्रस्ताव क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, अविश्वास प्रस्ताव एक न्यूक्लियर बम की तरह है। ये पूरी सरकार पर निशाना साधता है और इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती। बस 50 सांसदों का समर्थन चाहिए इसे पेश करने के लिए। दूसरी तरफ निंदा प्रस्ताव एक स्नाइपर राइफल की तरह है। ये पूरी सरकार के खिलाफ भी लाया जा सकता है, लेकिन अक्सर ये किसी एक विशेष मंत्री या उसकी किसी खास नीति की निंदा करने के लिए लाया जाता है। अच्छा, मतलब इसमें टारगेट फिक्स होता है। जी, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि निंदा प्रस्ताव लाने के लिए आपको स्पष्ट कारण बताना होगा, और अगर ये पास भी हो जाए तो मंत्री या सरकार को इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं होती। ये बस सदन की तरफ से एक बहुत ही कड़ी फटकार है। समझ गया। लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच ही टकराव हो जाए, तो इस मशीनरी का कौन सा वॉल्व खुलता है? तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है। हाँ, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग का प्रावधान करता है। लेकिन जब मैंने नोट्स में इसके आंकड़े देखे तो मैं सच में हैरान रह गया। क्या देखा आपने? 1950 से लेकर अब तक के इतिहास में संयुक्त बैठक केवल 3 बार बुलाई गई है। 1960 में दहेज निषेध विधेयक, 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक और 2002 में पोटा विधेयक। जी बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि जब दोनों सदनों में इतने मतभेद होते हैं तो संयुक्त बैठक इतनी दुर्लभ क्यों है? इसकी वजह संयुक्त बैठक के गणित में छिपी है। जब कोई साधारण बिल एक सदन पास कर दे और दूसरा उसे खारिज कर दे या 6 महीने तक रोके रखे, तब राष्ट्रपति इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दोनों सदनों को एक ही कमरे में बिठाते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करते हैं। अब जरा गणित देखिए, लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में केवल 245। ओह, तो वोटिंग में तो हमेशा लोकसभा ही जीतेगी। बिल्कुल। जब वोटिंग होगी तो लोकसभा का भारी संख्या बल आसानी से राज्यसभा की आवाज को दबा देगा। इसलिए संयुक्त बैठक असल में कोई बीच का रास्ता निकालने का तरीका नहीं है, बल्कि ये लोकसभा की इच्छा को जबरदस्ती लागू करने का एक टूल है। अच्छा। सरकारें इसका इस्तेमाल तभी करती हैं जब कोई बिल उनके लिए नाक का सवाल बन जाए और उनके पास कुल मिलाकर पर्याप्त बहुमत हो। बाकी समय दोनों सदन पर्दे के पीछे अनौपचारिक बातचीत या समितियों के जरिए अपने विवाद सुलझाना बेहतर समझते हैं। ये तो हुई नीतियां और कानून बनाने की बात। लेकिन इस पूरे इंजन रूम और पूरे देश को चलाने के लिए जो सबसे अहम चीज चाहिए वो है ईंधन, यानी पैसा। इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। तो इस वित्तीय नियंत्रण वाले हिस्से को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। एक बहुत ही मजेदार तथ्य ये है कि पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तकनीकी नाम दिया गया है। बजट शब्द असल में फ्रांसीसी शब्द बुगे से निकला है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, जिसमें वित्त मंत्री अपने दस्तावेज लेकर आते थे। देश के इस खजाने को संविधान ने 3 अलग-अलग तिजोरियों में बांट दिया है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड, लोकलेखा या पब्लिक अकाउंट और अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि। जी, संचित निधि तो समझ आती है कि ये देश का मुख्य बैंक खाता है। सरकार जो भी टैक्स वसूलती है या जो भी लोन लेती है वो सब इसी में जाता है। और इस खाते से एक पैसा भी निकालने के लिए संसद से कानून पास करवाना अनिवार्य है। बिल्कुल। और आकस्मिकता निधि भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास मौजूद एक इमरजेंसी गुल्लक है,
ताकि किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के समय बिना संसद का इंतजार किए तुरंत पैसा निकाला जा सके। लेकिन ये पब्लिक अकाउंट या लोक लेखा क्या है? ये संचित निधि से अलग कैसे है? देखिए, लोक लेखा को समझने के लिए आपको सरकार को एक बैंकर के रूप में देखना होगा। हम जो भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं या पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखते हैं, वो पैसा सरकार की कमाई नहीं है। अच्छा, वो तो हमारा पैसा है। बिल्कुल, वो जनता का पैसा है जो सरकार के पास महज अमानत के तौर पर रखा है और एक तय समय बाद सरकार को उसे लौटाना है। चूंकि ये सरकार का पैसा नहीं है, इसलिए लोक लेखा से पैसा निकालने या भुगतान करने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन संचित निधि ही वो असली खजाना है जिस पर संसद का कड़ा पहरा होता है। इसी पहरेदारी की प्रक्रिया में चुनाव के सालों में हमें दो शब्द बहुत सुनाई देते हैं, अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। टीवी बहसों में अक्सर इन्हें एक ही मान लिया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये एक दूसरे से काफी अलग है ना? बिल्कुल अलग है। जब चुनाव नजदीक हो और मौजूदा सरकार का कार्यकाल कुछ ही महीनों का बचा हो, तो वो नैतिकता के आधार पर पूरे साल का बजट पेश नहीं कर सकती। लेकिन देश का काम तो नहीं रुक सकता, कर्मचारियों को वेतन देना है, योजनाएं चलानी है। ऐसे में सरकार संसद से कहती है कि हमें अगले 2-3 महीनों के खर्चों के लिए संचित निधि से कुछ पैसा एडवांस में दे दीजिए। अच्छा, इसे ही वोट ऑन अकाउंट कहते हैं? जी, इसमें केवल और केवल खर्चों की बात होती है, कमाई की नहीं। इस पर कोई लंबी बहस भी नहीं होती। और अंतरिम बजट? दूसरी तरफ अंतरिम बजट एक छोटा बजट होता है। इसमें सरकार सिर्फ खर्च की ही नहीं, बल्कि उस अवधि के दौरान होने वाली आय की भी पूरी तस्वीर पेश करती है। इसमें टैक्स के कुछ छोटे मोटे बदलाव भी हो सकते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो वोट ऑन अकाउंट महज एक खर्च का एडवांस चेक है, जबकि अंतरिम बजट आय और व्यय का एक संक्षिप्त लेखा जोखा। एकदम सही सारांश निकाला आपने। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर आते हैं। संसद में 700 से ज्यादा सदस्य बैठते हैं। हर बिल में सैकड़ों पन्ने होते हैं, बजट के दस्तावेज हजारों पन्नों के होते हैं। क्या सदन के फ्लोर पर हर एक लाइन पर बहस करना व्यावहारिक रूप से संभव है? मुझे लगता है कि ये मुख्य इंजन रूम नहीं है जहां असली पुर्जे कसे जाते हैं। असली काम कहीं और होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो असली जगह है संसदीय समितियां या पार्लियामेंट्री कमिटीज। अच्छा, सदन का फ्लोर तो बस एक शो केस है। बिल की एक एक लाइन की चीर फाड़, बजट के एक एक रुपए की जांच, ये सब सदन के पीछे चलने वाले इन छोटे मिनी इंजन रूम्स में होता है, जहां कैमरे नहीं होते और जहां पार्टियों के सांसद राजनीतिक भाषणबाजी से दूर विशेषज्ञों की तरह काम करते हैं। नोट्स में दो सबसे प्रमुख वित्तीय समितियों का जिक्र है। पहली है प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें 30 सदस्य होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये 30 के 30 केवल लोकसभा से ही आते हैं। जी, राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये समिति सरकार के अनुमानों की जांच करती है कि क्या पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च करने का प्लान बनाया गया है। और दूसरी है लोक लेखा समिति या पीएसी। इसे लेकर अक्सर अखबारों में भी काफी चर्चा रहती है। देखिए, पीएसी शायद सबसे ताकतवर समितियों में से एक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1967 से एक बहुत ही स्वस्थ संसदीय परंपरा चली आ रही है कि इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, पीएसी का काम है सरकार के खर्चों का पोस्टमार्टम करना, लेकिन वो ये काम खुद नहीं कर सकती। उसे डेटा चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। सीएजी सरकार के खातों का ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट पीएसी को सौंपता है। अच्छा, तो सीएजी उनकी मदद करता है? जी, सीएजी उस रिपोर्ट के तकनीकी पहलुओं को समझने में समिति की मदद करता है। इसीलिए सीएजी को पीएसी का दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। सीएजी खराबी ढूंढता है और पीएसी उस खराबी के लिए सरकार की जवाबदेही तय करती है। इसके अलावा एक और समिति है जिसका जिक्र करना जरूरी है, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसे अक्सर सुपर कैबिनेट कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले अक्सर यहीं लिए जाते हैं। जी, ये सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति मानी जाती है। अवनों की चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जो भविष्य की ओर इशारा करता है। नोट्स के अंत में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का उल्लेख है।
बहुत ही ऐतिहासिक कदम। जी, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तकनीकी पैंच है। यह आरक्षण रातों रात लागू नहीं होगा। ये अगले परिसीमन या डिलिमिटेशन अभ्यास के बाद ही जमीन पर उतरेगा। और देखिए, परिसीमन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब है पूरे देश के चुनाव क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं को नए जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर फिर से खींचना। ये तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, ये एक बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भारी राजनीतिक खींचतान होना तय है। इसीलिए इस ऐतिहासिक बदलाव को परिसीमन के साथ जोड़ा गया है ताकि जब आरक्षण लागू हो तो वह नए जनसांख्यिकीय यथार्थ पर आधारित हो। तो आज के इस बेहद विस्तृत और गहराई भरे विश्लेषण में हमने देखा कि संसद कोई आम इमारत नहीं है। ये शक्तियों, नियमों, जवाबदेही और संतुलन का एक बेहद कड़ा और जटिल जाल है। हमने समझा कि राष्ट्रपति कैसे एक सुरक्षा वाल्व का काम करते हैं, दल बदल कानून और स्पीकर की भूमिका के बीच का तनाव क्या है, शून्यकाल कैसे मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करता है और समितियां कैसे इस पूरी मशीनरी को ठप होने से बचाती हैं। एकदम सही सारांश। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर सुनने वाले गहराई से सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। आज हमने इस इंजन रूम के उन सख्त नियमों को समझा जिन्हें पिछले 75 सालों में गढ़ा गया है। लेकिन जब ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी और 106वां संशोधन पूरी तरह लागू हो जाएगा, जब संसद के इस फ्लोर पर 1/3 यानी लगभग 33% महिलाएं मौजूद होंगी, तो क्या सिर्फ आंकड़ों में बदलाव आएगा? बहुत गहरा सवाल है। या फिर इस इंजन रूम के काम करने का पूरा कोड ही बदल जाएगा? जिन मुद्दों पर शून्यकाल में आवाज उठती है, संसदीय समितियों में जांच का जो नजरिया होता है और सदन में बहस का जो आक्रामक लहजा आज हम देखते हैं, क्या वो सब मौलिक रूप से एक नया रूप ले लेगा? क्या भविष्य की संसद, जिसकी नींव आज के इन नियमों पर है, सोचने और फैसले लेने के तरीके में आज की संसद से बिल्कुल अलग होगी? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार और सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।